Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the third part of the solutions to NCERT questions of the surface chemistry chapter from class 12 CBSE and ISE. In this video we will discuss solutions to exercise questions 10 to 14. So let's begin. 10th question is, discuss the effect of pressure and temperature on the adsorption of gases on solids. Adsorption of gases और solids पर pressure और temperature change का क्या फ़र्क पड़ता है? Adsorption decreases with an increase in temperature. Since it is an exothermic process, by applying the Chatter's principle, the reaction will proceed in backward direction with increase in temperature. So temperature बढ़ाने पे adsorption जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि according to Chatter's principle, being an exothermic process और increasing temperature जब बढ़ेगा तो जो reaction है वो backward direction में आएगा, इसलिए on increasing temperature the adsorption decreases. फिर प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ प्रेशर. जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो बढ़ते प्रेशर के साथ एड्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है. व्हाट आर लायोफोबिक एंड लायोफिलिक सॉल्ट्स? गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप. व्हाट आर हाइड्रोफोबिक सॉल्ट्स यूजुअली कोएगुलेटेड? हाइड्रोफोबिक सॉल्ट्स यूजुअली कोएगुलेटेड क्यों होते हैं और लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्ट्स क्या होते हैं? तो पहले लायोफिलिक क्या होते हैं? Lyophilic salts means solvent loving are those substances that directly pass into the colloid state when brought in contact with the solvent. सॉल्वेंट के साथ कॉन्टैक्ट में पे सीधे कोलाइडल स्टेट में पास हो जाते हैं, वो बोलते हैं लायोफिलिक, यानी कि जो सॉल्वेंट लविंग है, सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे easily. Example, protein, starch, rubber, etc. These salts are quite stable because of the strong attractive forces between the particles of the dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase और dispersion medium यानी कि जो सॉल्वेंट है और जो सोल्यूट है दोनों के आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं, बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, इसलिए काफ़ी स्टेबल होते हैं. लायोफोबिक कौन से होते हैं? लायोफोबिक सॉल्ट्स सॉल्वेंट हीटिंग आर दोज सब्सटेंसेस दैट डू नॉट फॉर्म अ कोलाइडल एंड रेडिली व्हेन सॉल्ट्स इंक्लूड सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स एंड देयर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स लाइक व्हेन मिक्स्ड विद डिस्पर्शन मीडियम. तो जो इजीली फॉर्म नहीं करते कोलाइड्स, मतलब कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट मिक्स होगा, यानी कि डिस्पर्स फेस डिस्पर्शन मीडियम आपस में मिक्स होगा, इसलिए मिक्स नहीं होते हैं, वो होते हैं लायोफोबिक सॉल्ट्स. ठीक. और लायोफोबिक सॉल्ट का एग्जाम्पल क्या है? मेटल एंड इनसॉल्युबल कंपाउंड्स ऑफ सल्फाइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स जो कि इनसॉल्युबल नहीं है. द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोफोबिक सॉल्ट्स इज ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स. If the charge is removed, for example, addition of suitable electrolyte, the particles will come nearer to each other to form aggregate. That is, they will coagulate and settle down. यानी कि पार्टिकल जो है वो चार्ज जो होता है पार्टिकल्स के ऊपर उसकी वजह से ही कुछ स्टेबिलिटी होती है, और अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जाए तो जो सिमिलर चार्जेस वाले पार्टिकल्स हैं वो कोलैबोरेट हो जाएंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे होकर के नीचे विल सेटल डाउन. ऑन द अदर हैंड, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोफोबिक सॉल्ट्स is due to charge as well as the solvation of the colloidal particles. Thus, for coagulation to occur, it is both the most mentioned factors have to be removed. Coagulation easily occur होने के लिए दोनों फैक्टर को रिमूव करना है, यानी कि चार्ज भी नहीं होना चाहिए और दूसरे केस में जो है दोनों का आपस में एग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए तभी कोagulation पॉसिबल है इजीली. नेक्स्ट, what is the difference between multimolecular and macromolecular colloids? Give one example of each. Multimolecular और macromolecular colloids में डिफरेंस क्या होता है? तो मल्टीमोलिकुलर और मैक्रोमोलिकुलर और तीसरा एसोसिएटेड कोलाइड्स, तीन चीज़ें हैं, इनमें डिफरेंसेस बताना है. तो मल्टीमोलिकुलर कौन से होते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विच जनरली हैव डायमीटर्स लेस देन 1 नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर से कम डायमीटर वाले ढेर सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनका कंबाइन होना, दैट्स कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स. उनको मिल करके जो कोलाइड बनते हैं दोज आर मल्टी मॉलिक्यूलर. मैक्रो कौन से होते हैं? दीज आर मॉलिक्यूल्स विद लार्ज साइज, जिनका साइज बड़ा होता है. और एसोसिएटेड, दीज आर फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयंस इन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन. कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में आयंस के कोलैबोरेशन से जो कोलाइड बनते हैं वो होते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स. मल्टी मॉलिक्यूलर एग्जाम्पल, सॉल ऑफ गोल्ड एंड सल्फर. Macromolecular example, polymers like rubber, nylon and starch. And associated colloids example, soap, salt. Multimolecular में the molecular masses are not very high, macromolecular masses are very high, and associated colloids
their masses are generally high. Again, then multimolecular, their atoms and molecules are held together by weak van der Waals forces. मल्टीमोलिकुलर में van der Waals forces होते हैं. मैक्रोमोलिकुलर में लॉन्ग चेन van der Waals forces होल्डिंग देम टुगेदर कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर. और एसोसिएटेड में बाय ग्रेटर van der Waals forces, हाईएस्ट फोर्सेस जो है वो एसोसिएटेड कंपाउंड्स में देखे जाते हैं. What are enzymes? Write in brief the mechanism of enzyme catalysis. एंजाइम्स क्या होते हैं और एंजाइम कैटलिसिस के बारे में ऐसा बताना है. तो एंजाइम्स आर द कॉम्प्लेक्स हेटेरोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड इंक्रीज द रेट ऑफ द सेलुलर प्रोसेस. अकॉर्डिंग टू लॉक की मॉडल, like every lock has a specific key, similarly every enzyme acts on specific substrate. तो क्या होते हैं एंजाइम्स? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं और जो प्रोसेस है रेट ऑफ सेलुलर प्रोसेस को बढ़ा देते हैं. लॉक की मैकेनिज्म भी बोलते हैं इसके मैकेनिज्म को. और लॉक की मॉडल के अकॉर्डिंग जैसे कि हर स्पेसिफिक लॉक की स्पेसिफिक की होती है, उसी तरीके से हर स्पेसिफिक एंजाइम जो है एक पर्टिकुलर टाइप के सबस्ट्रेट के ऊपर ही काम करता है. नाउ हाउ डज दिस वर्क? की लॉक मैकेनिज्म कैसे काम करता है? व्हेन द सबस्ट्रेट फिट्स द एक्टिव साइट लॉक, यानी सबस्ट्रेट जो एक्टिव साइट पे लॉक पे फिट हो जाता है ऑन द एंजाइम, द केमिकल चेंज बिगिंस, बट इट हैज़ बीन नोटिस दैट एंजाइम चेंजेस शेप व्हेन सबस्ट्रेट लैंड्स ऑन द एक्टिव साइट. यानी कि एंजाइम जो है वो एक्टिव साइट सबस्ट्रेट पे दोनों मिलने से शेप चेंज करता है. दिस induced fit mode of enzyme action pictures the substrate inducing the active site to adopt the perfect fit. और वो शेप चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द फिट, जहाँ पे वो फिट हो रहा है जिस जगह पे सबस्ट्रेट के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी शेप को चेंज करता है टू फिट प्रॉपरली. रादर टू गेट रिजिड शेप्ड एंड लॉक एंड की. रिजिड शेप ना होकर के वो पर्टिकुलर शेप बनाता है, जिस शेप का जो लॉक एक तरह से है उसी शेप की बन जाती है. देयरफॉर द न्यू मॉडल ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड इंड्यूस्ड फिट मॉडल. इसलिए इसको इंड्यूस्ड फिट कहते हैं कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो फिट हो गया. हाउ आर कोलॉइड्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ कंपोनेंट्स, नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम. तो 3 बेसिस पे बताने हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स. पहला है फिजिकल स्टेट्स ऑफ कंपोनेंट्स. फिजिकल स्टेट के बेसिस पे फॉर्म्स दिए हुए हैं डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्शन मीडियम, टाइप ऑफ कोलाइड. और इसमें एग्जाम्पल ये पहले मैं बता चुका हूँ, फिर से सॉलिड प्लस सॉलिड सॉलिड सॉल, सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल, सॉलिड प्लस गैस स्मोक, सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस सॉलिड जेल, लिक्विड प्लस लिक्विड एमल्शन, लिक्विड प्लस गैस एरोसोल, गैस प्लस सॉलिड फोम एंड गैस प्लस लिक्विड फोम. नाउ नेक्स्ट इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पार्टिकल दैट ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस, कोलाइड्स आर क्लासिफाइड एज मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स, जो कि पिछले क्वेश्चन में बता दिया इन द सेम वीडियो. पीछे जाके पढ़ सकते हैं उसको दोबारा से. और इसके बाद तीसरा पूछ रहा है इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम. डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम के बेस पे लायोफिलिक होते हैं और लायोफोबिक होते हैं. ये भी मैं बता चुका हूँ इसी वीडियो में पहले. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके. मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द. थैंक यू वेरी मच.